हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो बेसिकली अपन आज से एक मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द सब्जेक्ट विच विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स इज गोना बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगा आपके गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में तो है नहीं, तो यार एक चीज ध्यान देना, पिछले 3-4 साल से लगातार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेटेज बढ़ता गया है। रीजन रहा है नेटवर्क कंट्रोल, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे मार्क्स थोड़े कम होते गए हैं और वो मार्क्स बेसिकली पेनिट्रेट किए हैं आपके, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो या फिर एट वर्स्ट क्या हो, कम्युनिकेशन हो। तो यार एक चीज ध्यान देना, मार्क्स के टर्म्स में अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक्स हेल अमाउंट ऑफ सेंस। तो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बिना आप भूल जाओ कि कायदे से गेट में कुछ भी अच्छा रैंक लेके आ पाओगे। पहली चीज ध्यान देना, इसके वेटेज बढ़ने के पीछे बेसिक रीजन ये भी है, कायदे से ये फिजिक्स से कनेक्टेड सब्जेक्ट है। चाहे वो आप ईएमएफटी ले लें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले लें, ये फिजिक्स से कनेक्टेड सब्जेक्ट हैं। और जितने भी आईआईटी के प्रोफेसर्स रहते हैं उनका बेसिक मोटिव यही होता है, वो आपका एप्लीकेशन पार्ट चेक नहीं करना चाहते हैं। वो तो कल के दिन आप एमटेक करेंगे, जॉब में जाएंगे तो डेफिनेटली यू लर्न। उनको इससे मतलब है कि आप बेसिक्स से कितना कनेक्टेड हैं। तो बेसिक्स बहुत ज्यादा चेक नहीं किया जा सकता कंट्रोल सिस्टम से, बहुत ज्यादा चेक नहीं किया जा सकता सिग्नल सिस्टम से। तो बेसिक फिजिक्स जो है वो बेसिकली केवल 2 सब्जेक्ट से चेक किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो समझ में आता है कि सर इसके वेटेज तो वैसे भी बढ़ने चाहिए। ठीक, अब ध्यान देना कि कायदे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सिलेबस में अभी आपको नहीं बताने जा रहा मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में मेरा अप्रोच क्या रहेगा इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को क्या करने का, कंप्लीट करने का, वो मैं क्लियर कर दूं। ध्यान देना, यहां मैं कहीं भी किसी भी डिवाइस को अगर पकड़ता हूं तो वो डिवाइस के ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स में मैं क्या करूंगा, ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ होल्स हो, जो भी हो, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर पर ज्यादा क्या करूंगा, कंसंट्रेट करूंगा। और वही ये चीज जस्ट रिवर्स होगी, क्योंकि एनालॉग भी मैं लूंगा। एनालॉग में मैं बेसिकली क्या करूंगा, किसी भी एक डिवाइस के वीआई कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लॉइट करके मैं सर्किट डिजाइन करूंगा। तो वहां जो एम है वो सर्किट लेवल डिजाइन का एम है, और यहां मैं जो पूरा का पूरा एम होगा वो डिवाइस लेवल ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर का एम होगा। पहली चीज। दूसरा एम ये होगा कि मैं किसी भी डिवाइस का ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर अच्छे से क्या करूं, अंडरस्टैंड करूं, विजुअलाइज करूं और उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक क्या करूं, निकाल के आपके सामने पेश करूं। तो यहां मेरा बेसिक एम जो होगा वो डिवाइस लेवल होगा, जहां मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करूंगा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कहां से इवैल्यूएट हुआ उसके बारे में बात करूंगा। वेयरएज जैसे ये डिवाइस कंप्लीट हुआ, इस डिवाइस का मैं सर्किट लेवल यूसेज कहां देखूंगा, एनालॉग में देखूंगा। तो पूरे के पूरे डिवाइसेस में आपको लगभग टाइम यही फील होगा कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ा रहे हो। यस, इट इज फिजिक्स ओनली। आप एक चीज ध्यान देना, जनरली आप एमएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो उनके पास एक सब्जेक्ट होता है एंड दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स उनका नाम दिया हुआ है, बट काम अभी भी यही है। एंड यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिक्स पार्ट ऑफ द डिवाइस, और इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बट मेरे साथ बने रहो, लिटरली मैं बोल रहा हूं कि बहुत मजा आने जा रहा है ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट पढ़ने में, क्योंकि बच्चे को लगभग यही क्लियर नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। कल के दिन मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज, बच्चा बोल रहा है सर प्रोटॉन दौड़ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं निगेटिव चार्ज, बच्चा बोल रहा है इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि क्या दौड़ रहा है, तब कोई बोले पूरा का पूरा एटम दौड़ रहा है। सो एटलीस्ट एक फेयर आइडिया कहां होना चाहिए, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर तक होनी चाहिए। देन ओनली यू विल फील द एक्चुअल मैजिक ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो चलिए, इसमें सबसे पहले ध्यान देना, अगर बाय द वे आप कोई सा भी एक सर्किट पिक करें, वो एनालॉग का कोई सा भी एक सर्किट पिक करते हैं, तो वो सर्किट्स बने किससे होते हैं, वो सर्किट बने होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट डिवाइसेस से। वो डिवाइसेस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सिंपल पीएन डायोड हो सकता है, जेनन डायोड हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, एफईटी हो सकता है, जेफेट हो सकता है, मॉसफेट हो सकता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अरे भाई, ऑपरेशनल एम्पलीफायर अभी भी बीजेटी से ही तो बना हुआ है। वो दिखने के लिए एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है, त्रिभुज, लेकिन बना तो अभी भी बीजेटी से है। तो अगर आप उसकी वर्किंग को भी समझना होगा तो आपको बीजेटी तक आना होगा, और बीजेटी की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ना होगा। तो ओवरऑल है क्या, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करूं तो आपने सर्किट से अभी तक एनालिसिस किया, सर्किट से आपने दो हाथ किए, सर्किट बना किसका है, डिफरेंट डिवाइसेस का बना हुआ है, चाहे वो क्या हो, अलग अलग डायोड्स हो या अलग अलग ट्रांजिस्टर्स हो। ठीक, लेकिन जो डिवाइसेस हैं, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, अलग अलग डिवाइसेस का जो बिहेवियर है या V वर्सेस I का जो कर्व है या रिलेशनशिप है, दे आर क्वाइट डिफरेंट। वो डिफरेंट क्यों है, क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस जो हैं उनका फंडामेंटल क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, और मोर ओवर आपने जो मटेरियल्स यूज किए हैं ना वो अलग अलग है, मटेरियल्स आर डिफरेंट। लेकिन एक चीज ध्यान देना, जो डिफरेंट मटेरियल हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज गेन करके रखते हैं। लाइक अगर एल्युमिनियम देखेंगे तो वो क्या है, साइनी इन नेचर है, कंडक्टिंग है। कार्बन देखेंगे तो वो भूरा सा है, नॉन कंडक्टिंग है। तो बेसिकली ये डिफरेंसेस जो है अलग अलग
अलग अलग मटेरियल्स में आए कहां से, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले मटेरियल के एटॉमिक स्ट्रक्चर की थोड़ी सी स्टडी करनी होगी, जिसपे मैं अगला 1 या 2 लेक्चर फोकस करूंगा। और मजेदार चीज यह है कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे ना, तो जितने भी एटम हैं वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से ही मिलकर बने हुए हैं। वो फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब सब्सटेंस विच हैव वेट। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूं कि जहां भी आपको क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता है विच इज हैविंग अ मास, वो मास केवल 3 फंडामेंटल पार्टिकल के कारण आया है। कौन कौन से? पहला एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, आई में कॉल इट E-। उसके बाद है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, और दूसरा है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन। ठीक, तो ओवरऑल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कायदे से आप कुछ भी ले लो मेरे भाई, सर्किट जो होंगे डेफिनेटली डिवाइसेस से बने होंगे, चाहे वो क्या हो, रजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग क्या मटेरियल से बने होंगे। और अलग अलग मटेरियल जो हैं कहीं ना कहीं क्या होंगे, अलग अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर गेन करके रखे होंगे, क्रिएट करके रखे होंगे। और हर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम टाइप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो क्या हो प्रोटॉन हो, चाहे वो क्या हो न्यूट्रॉन हो। अब मजेदार चीज ये है, इसका मतलब 2 अलग अलग क्या है आपके पास एलिमेंट जो हैं, 2 अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जैसे मैंने एल्यूमिनियम और कार्बन को कंपेयर किया, लेकिन वो सब के सब बने अभी भी फंडामेंटल पार्टिकल से ही हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर कार्बन का इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग है और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन अलग है, या फिर कल के दिन ये भी नहीं बोलोगे सर पकड़िए ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, कि पकड़िए कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम और देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन, दे आर वेरी सेम बिकॉज दे आर फंडामेंटल पार्टिकल। इसके कैरेक्टर्स क्या हैं E, P और N, थोड़ी देर में देखूंगा कि चार्ज प्रोसेस बाय इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, मास प्रोसेस बाय इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। और मजेदार चीज ये है, इट इज अनचेंज्ड in respective of the what element you have chosen. That means आप इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का उठा लो या किसका उठा लो, कार्बन का उठा लो, both will have same mass as well as same what charge. तो अब यहां देखने वाली बात यह है कि अगर आपका कोई भी मटेरियल जो है सेम फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, तो इन मटेरियल में डिफरेंसेस क्यों हैं, कैरेक्टर वाइज डिफरेंसेस क्यों हैं। एक मटेरियल शाइनी दिख रहा है, एक भूरा है, एक मटेरियल कंडक्टिंग है, एक बैड कंडक्टर है, ऐसा क्यों। तो इसको समझने के लिए मुझे जाना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट के पास, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स आपस में कैसे बसे हुए हैं एंड हाउ दे हैव बीन सेटल डाउन। तो इसको समझने के लिए मुझे जाना होगा एक्चुअली में, ध्यान देना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास। किसके पास जाना होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पास। और अभी जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो है बोहर्स मॉडल। क्या? बोहर्स मॉडल। तो यार ध्यान देना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी सेटल हुआ है। इससे पहले कई एटॉमिक स्ट्रक्चर रहे हैं, चाहे प्लम पुडिंग मॉडल हो, रदरफोर्ड मॉडल हो, लेकिन अभी जो कॉमन एट प्रेजेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पूरा का पूरा फंडामेंटल डिफाइन करता है किसी भी एक एलिमेंट का, वो किस पे बेस्ड होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर मेड बाय बोहर्स। तो मैं भी अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होगा मान के चलूंगा, इट विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड यूजिंग द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। अग्री? ध्यान देना। तो बोहर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा कि इसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या था। तो बोहर्स के हिसाब से ध्यान देना, आपका जो एटम होगा उसका एक मिडिल मोस्ट रीजन होगा। आपके पास क्या होगा? एक मिडिल मोस्ट रीजन होगा। और मिडिल मोस्ट रीजन को मैं आज के बाद से बोलने जा रहा हूं न्यूक्लियस। तो आगे वाले ने मिडिल मोस्ट रीजन को क्या बोला है? न्यूक्लियस। और उसने ये क्लियर कट आइडिया दिया था कि न्यूक्लियस जो है बेसिकली 2 फंडामेंटल पार्टिकल ही कैरी करेगा, पहला होगा न्यूट्रॉन और दूसरा होगा क्या? प्रोटॉन। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर लेते हैं किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, सबके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर जो होंगे वो हूबहू होंगे, सेम टू सेम होंगे, या उनका फंडामेंटल सेम होगा। तो इसका मिडिल मोस्ट रीजन जो होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, या क्या होगा? न्यूक्लियाई। और वो किससे फिल्ड होंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। क्या है मैं आगे देखूंगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक। और इसके सराउंडिंग में एक्चुअली में क्या होंगे आपके पास? इसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होंगे या सेल्स होंगे। इनको बोला जाता है ऑर्बिट्स या फिर सेल्स। इनके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स होंगे या क्या होंगे? सेल्स होंगे। तो ये देख के समझ में आ रहा है, थोड़ा सा तिरछा बना होगा, लेकिन ये क्लियर रखना, दे आर सर्कुलर इन फैशन। तो अगर मैं इसको थोड़ा मार्क डाउन करने की कोशिश करूं तो ये कायदे से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? न्यूक्लियस।
ठीक है। सिमिलरली आपको जो रेड मार्क क्या दिख रहे हैं, जो क्या दिख रहे हैं, सर्कुलर पाथ दिख रहे हैं, बेसिकली दे आर सेल्स। व्हाट दे आर कॉल्ड सेल्स एंड इट्स ऑल्सो रिफर्ड एज ऑर्बिट्स। यार बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, कल के दिन आपको अगर ये ध्यान नहीं है, आप मान के चलो डिवाइसेस तो दूर दूर तक नहीं पढ़ सकते। तो अगर मैं ये देखता हूं ये न्यूक्लियाइज है, न्यूक्लियाइज आर फिल्ड ऑफ न्यूट्रॉन, मैं आगे जाके देखूंगा इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो स्ट्रेट अवे आई राइट N0 where the zero is nothing but the charge possessed by the neutron, and similarly proton, और आगे जाके देखूंगा इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस आर फिल्ड ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल एज व्हाट, प्रोटॉन अलोन। और जो यहाँ सेल्स या ऑर्बिट है वो बेसिकली क्या करते हैं, कंटेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। बट एनीवेज जो सबसे इनर मोस्ट सेल होगा, आई कॉल इट फर्स्ट सेल, आई में कॉल इट N is equals to of 1। सिमिलरली जो सेकेंड सेल होगा 2, जो थर्ड सेल होगा दैट इज 3। तो ध्यान देना, अगर बाय द वे मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो सबसे मिडिल मोस्ट जो रीजन होगा या पोर्शन होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई भी बोला जाता है। उसके अराउंड सर्कुलर क्या होंगे, पाथ होंगे, और सर्कुलर पाथ जो इनर मोस्ट सर्कुलर पाथ होगा वो क्या होता है, सेल 1, सेल 2, सेल 3। सो बेसिकली n is equals to 1 refers सेल 1, n is equals to 2 refers सेल 2, एंड सिमिलरली n is equals to 3 refers सेल 3। ठीक है, तो यहां से ध्यान देना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस में क्या होंगे, केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, पहली चीज। दूसरा सेल्स में क्या होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेल्स विल बी फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल फॉलोज द 2n स्क्वायर लॉ। व्हाट इट फॉलोज, 2n स्क्वायर लॉ। देखो 2n स्क्वायर लॉ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो आपका इनर मोस्ट सेल है ना, n is equals to 1, वहां आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। द वर्ड इज मैक्सिमम, नो, ये होगा 2 into 1 square that will be equals to of 2. Similarly n is equals to 2 अगर देखते हैं, so maximum number of electron which can exist in second number of cell or orbit, it could be 2 to the power 2, that's a 4 into 2, that's a 8. n is equals to of 3, that's gonna be 2 into 3 to the power 2, that's a 3 to the power 2, that's a 9 into 2, that's a 18, and that goes on. 2 into 4 square is 16 into 2, that's a 32, so on and so forth, that goes on। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट फॉलोज 2n स्क्वायर लॉ। 2n स्क्वायर लॉ का मतलब जो इनर मोस्ट सेल है या फिर n is equals to 1 आज से रिफर करूंगा, दे कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equals to 2। सिमिलरली अगर n is equals to 2 देखते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी 4, एंड सिमिलरली अगर n is equals to 3 देखते हैं, सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी हाउ मच, दैट इज नथिंग बट 32। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, एक आध मैं एलिमेंट पकड़ लेता हूं, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं, साथ में लिखते जाना ना भाई, मेरे साथ में लिखते जरूर जाना। ये क्या था, अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो ये न्यूक्लियस था, और ये क्या था आपके पास, सेल था, ये ऑर्बिट था, चलिए अब बाय द वे मैं इसके एग्जांपल ले लूं। एग्जांपल इन द सेंस, एग्जांपल कोई सा भी एक क्या कर सकते हो आप, एलिमेंट का ले सकते हो। बाय द वे मैंने एग्जांपल सबसे पहले एलिमेंट का लिया है, बाय द वे मैंने लिया है सिलिकॉन का। सिलिकॉन इन अ न्यूट्रल स्टेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं सिलिकॉन के पास वो कितने हो, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट कंसिस्ट। तो अगर मैं सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो बीच में तो न्यूक्लियस होगा, आई एम नॉट वरिंग अबाउट इट, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मैं अभी बहुत ज्यादा वरी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं इसके सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स का फुलफिलमेंट कैसा होगा। तो कितने नंबर ऑफ, आपको पहली बात तो सेल्स चाहिए होंगे, ध्यान देना, अगर 14 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, पहले में कितने आ सकते हैं, 2, उसके बाद आ सकते हैं 8, 2 और 8 तो 10 हुए, और उससे बाहर आ सकते हैं कितने, 18, लेकिन उसमें केवल 4 फेल होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल स्टेट ऑफ सिलिकॉन यूज्ड टू बी 14। तो कायदे से अगर आप क्या करें, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, किसका, सिलिकॉन का, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो चाहिए होंगे या नंबर ऑफ सेल्स जो चाहिए होंगे सिलिकॉन्स के लिए, वो कितना चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा। 4 कैसे होंगे, सबसे पहले में कितने होंगे, 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरे में कितने होंगे, 4 होंगे।
इज दैट पार्ट क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये जो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या होगा, न्यूट्रलाइज सिलिकॉन होगा। ठीक है, आप चाहो तो एक प्रॉब्लम और ले सकते हो जो फिर से आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे। मैंने सिलिकॉन का इसलिए लिया, भाई सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हो पूरे डिवाइसेस में, तो थोड़ा सा सिलिकॉन ले लो तो ज्यादा अच्छा है। चलो, अगर इसी केस में अगर मैं किसका ले लूं, जर्मेनियम का ले लूं। इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ जर्मेनियम, तो जर्मेनियम की कहानी ऐसी है कि न्यूट्रलाइज जर्मेनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया सब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लो। न्यूट्रलाइज जर्मेनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आते हैं 32। कितने होते हैं? 32। तो देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पहले में 2, दूसरे में कितना होगा 8, तो कहीं ना कहीं 2 और 8 कितना हो गया भाई मेरे, 2 और 8 10। नेक्स्ट में कितना आ सकता है 18, तो 10 और 18 कितना होगा 28। और बाहरी कब आपको फोर्थ क्या चाहिए होगा, सेल चाहिए होगा, जहां फिर से कितने आएंगे 4। तो अगर आप जर्मेनियम का अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर से आप न्यूक्लियाई होगा, एक छोटा बना रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि अब इससे छोटा बना रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर छोटा है। तो क्या होगा आपके पास एक न्यूक्लियाई होगा। न्यूक्लियाई के एक फर्स्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 2, उसके बाहर एक सेल होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 2 के बाद मैक्सिमम कितने हो सकते हैं मेरे भाई 8। उसके बाद एक न्यूक्लियाई सेल होगा, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने 18। और सबसे जो आउटर मोस्ट सेल होगा, आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। और ये है कितना 18। तो ये हो सकता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2 का मतलब आप चाहो तो इसको डॉट से भी रिफर कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ठीक है यहाँ नंबर्स काफी ज्यादा हैं तो मैं रादर गोइंग विद डॉट, स्ट्रेट अवे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, तो ये है आपका सिलिकॉन का, ये है आपका जर्मेनियम का। और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, एक आध मटेरियल का और भी बना सकते हैं। जैसे अगर सोडियम देखते हो, सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 11 इन न्यूट्रल केस। तो अगर 11 होते हैं तो लास्ट में आएंगे 2, बाहर आएगा 8 और सबसे लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल है वहां क्या होगा 1। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एटॉमिक स्ट्रक्चर होता कैसे है। बीच में होगा न्यूक्लियस, बाहर में होंगे सेल और सेल में ही एग्जिस्ट करेंगे आपके क्या इलेक्ट्रॉन्स। चलो, ये पार्ट कवर होता है। अब यहां अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा अब यहां समझने की कोशिश करूंगा मैं, नेचर ऑफ स्टेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ स्टेबिलिटी यार एक चीज ध्यान देना, हर एक एटम, क्या बोला जाए, हर एक एटम की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है। अपने आप को स्टेबलाइज इन द सेंस, देखो स्टेबलाइज कोई भी एटम किस तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज करता है, तो लिखेंगे एवरी एटम हैज गॉट प्रॉपर्टी टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। एवरी एटम हैज गॉट, लिखते जरूर जाएंगे, एवरी एटम हैज गॉट प्रॉपर्टी टू स्टेबलाइज इटसेल्फ नेचुरली। तो इसका मतलब क्या है, हर एक एटम की टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू न्यूट्रलाइज, टू स्टेबलाइज बोलना चाहिए, न्यूट्रलाइज बोलना गलत होगा, स्टेबिलिटी अचीव करने की। स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी करता कैसे है अचीव, 2 तरीके से अचीव करता है, या तो आउटर मोस्ट जो सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल उसको ये कंप्लीट कर ले, उसको ये फुल कर ले। या दूसरा तरीका है ये आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर ले 8 कर ले। तो कायदे से हर एक जो क्या है केमिकल रिएक्शंस, केमिकल कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं वो इसी प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनते हैं कि कायदे से हर एक एटम की औकात ये है कि अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। कैसे करेगा, या तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फुल कर ले, जैसे कि अगर बाय द वे मैंने ये बोला है कि एक ऐसा एटम है जिसके पास इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो स्टेबलाइज करना चाहेगा तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुल हो जाए। इसका मतलब या तो आउटर मोस्ट सेल अगर बाय द वे 1 है तो 2 हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल अगर 2 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, या आउटर मोस्ट सेल अगर 3 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाए, या फिर अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए 8 हो जाए। ठीक, तो पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते हैं बस वो इसके पीछे दौड़े जाते हैं। ठीक हो गई बात। तो इसका मतलब टेंडेंसीज टू स्टेबिलिटी ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फुल करना है या आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को 8 करना है। लेकिन आज के बाद से ध्यान देना, मैं इसको आउटर मोस्ट सेल नहीं बोलने जा रहा, इसको मैं बोलने जा रहा हूं वैलेंस सेल। क्या बोलने जा रहा हूं, वैलेंस सेल। तो आज के बाद से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से ध्यान देना, जो आउटर मोस्ट सेल है ना, आउटर मोस्ट सेल
उसी को ही बोला जाता है वैलेंस सेल। और कल के दिन यही क्या करेगा, आपके पूरे के पूरे नेचर ऑफ द एलिमेंट को डिसाइड करेगा। या आउटर मोस्ट सेल को आज से क्या बोलने जा रहा हूं मैं, क्लियर रखना, वैलेंस सेल, व्हाट इट्स कॉल्ड, वैलेंस सेल। तो कायदे से अगर आप किसके बारे में बात करें, जर्मेनियम के लिए, जर्मेनियम के लिए आपका जो वैलेंस सेल है वो आपका आउटर मोस्ट सेल होगा। कितने सेल है यहाँ पर, 1 2 3। तो जर्मेनियम के लिए जो वैलेंस सेल है वो n=3 है। ठीक, अगर मैं यही बात करूं किसकी, सिलिकॉन की, अगर मैं यही बात करूं किसकी, जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम के लिए आउटर मोस्ट सेल क्या है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो जर्मेनियम के लिए आउटर मोस्ट सेल जो है वो क्या है, फोर्थ सेल है। मैं भी बहुत कुछ पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन बात ये आई है कि आप आउटर मोस्ट सेल के हिसाब से ही टेंडेंसी ऑफ स्टेबिलिटी अगर आप स्टेबलाइज करने जा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा आउटर मोस्ट सेल का एक नाम दे दें। और आज से मैंने आउटर मोस्ट सेल का एक नाम दे दिया है वैलेंस सेल। ठीक, जैसे सिलिकॉन के लिए कितना है, 3 है, जर्मेनियम के लिए कितना है आउटर मोस्ट सेल में, n की वैल्यू कितनी है, 4। तो चलिए अब मैं देखता हूं कि कायदे से अलग अलग जो मैटर्स हैं या अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेंगे। देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। तो सबसे पहले मैं एक ऑफ ट्रैक एग्जांपल ले रहा हूं, बात करता हूं मैं सोडियम की। सोडियम को शायद आपको पता होगा, इट्स ऑल्सो रिटन एज Na, सोडियम लिखा जाता है। ध्यान देना, सोडियम इन न्यूट्रल स्टेट हैव 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो ये भी तो ठीक होगी। 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर आप क्या करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं, सो यू विल हैव न्यूक्लियस अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूं, न्यूक्लियस को छेड़ूंगा, ध्यान देना। अगर मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में तो न्यूक्लियस को तो छेड़ूंगा मैं। ठीक, तो उससे एक फेयर आइडिया होगा। वैसे भी मेरे 4 से 5 सब्जेक्ट जो रहे हैं वो न्यूक्लियर साइंस के ही रहे हैं, कहाँ, BARC में। सब बस मेरे साथ बने रहो, आई विल बेट यू क्या बना तो सब लोग हैं। ठीक, तो अगर आपका न्यूक्लियस को मारो गोली, ये न्यूक्लियस होगा, इसके पहले क्या होंगे, पहला सेल होगा, दूसरा सेल होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, वो तो मेरे को पता है। पहले में कितने होंगे, 2 होंगे, नेक्स्ट में कितने होंगे, 8 होंगे। पहले में कितने होंगे, 2 होंगे, नेक्स्ट में कितने होंगे, 8 होंगे, और लास्ट में कितने होंगे, 1 होंगे। अब ध्यान देना, तो सोडियम का बिहेवियर प्रॉपर्टी कैसा होगा यार, देखो एक चीज ध्यान देना, ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। तरीका क्या है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, वो या तो 8 कर ले या तो फिल कर ले। यार फिल करने का मतलब थर्ड में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते थे, 18 तो कर ही नहीं सकता, इसको 17 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। 8 भी नहीं कर सकता, 7 इलेक्ट्रॉन लेने होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे। और जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अब कायदे से आपके पास नंबर ऑफ सेल्स कितने बचेंगे, 2, और आपके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, अब 8। तो कायदे से आज के बाद से सोडियम जो है वो क्या करने जा रहा है, डोनेट करने जा रहा है, एक्सेप्ट करने जा रहा है। ये सोलली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं। अगर 11 है तो आज के बाद से ये जो क्लियर होना चाहिए आपको कि सोडियम जो भाई साहब है ना, सोडियम जो भाई साहब है, सोडियम वो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। और मजेदार चीज ये है, आप आगे जाके देखेंगे सोडियम एज अ एटम क्या है, न्यूट्रल इन नेचर है। आपको प्रोटॉन की स्टडी नहीं कराया करके नहीं समझ में आएगा। न्यूट्रल इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही क्या है आपके पास प्रोटॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम, तो कहीं ना कहीं एक जो एटम ऑफ द सोडियम था वो क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। लेकिन अगर बाय द वे आपने 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, इसका मतलब अब पॉजिटिव चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू द निगेटिव चार्ज। तो इसका सीधा सा मतलब यह है Na जो है वो क्या हो गया है, पॉजिटिवली आयनाइज्ड हो चुका है। तो आज के बाद से ध्यान देना, जो भी डोनेट करेगा, जिस भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की है, वो बाय डिफॉल्ट आज के बाद से क्या होगा, पॉजिटिवली आयोन्ड होगा, या फिर क्या होगा, पॉजिटिव आयोन्ड होगा, पॉजिटिव आयोन्ड होगा, पॉजिटिव आयोन। अगर ये क्या है, डोनार टाइप ऑफ क्या है, प्रॉपर्टी रखा हुआ है, अगर ये डोनेट करना चाहता है, इन केस ऑफ डोनार प्रॉपर्टी, ये चाहे सोडियम का हो, आगे जाके आप क्या ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट भी देखेंगे। चलिए अगर मैं यही बात करता हूं सोडियम के साथ क्लोरीन की, आप ये बोलोगे सर सोडियम के बाद क्लोरीन कहां ले जा रहे हो, भाई समझ लो, उसके बिना मैं लिटरली बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नंबर नहीं आने के पीछे केवल एक रीजन है, वो है प्रॉपर्ली आप फिजिक्स में गए ही नहीं। और मैं मानता हूं कि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का नहीं फिजिक्स का है। चलिए तो अगर क्लोरीन के बारे में बात करूं तो क्लोरीन इन न्यूट्रल स्टेट हैज 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, चलो अगर ये बना लिए, अभी भी न्यूक्लियस के पीछे में ज्यादा नहीं पड़ रहा, एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट सेल होगा, उसके बाद क्या होगा, सेकंड सेल होगा, उसके बाद क्या होगा, थर्ड सेल होगा।
ठीक, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल मारो गोली। फर्स्ट सेल में कितना होगा 2, उसके बाद क्या होगा 8, 10 हो गए, और बाहर में कितना होगा 7। तो यार इसके अगर मैं आउटर मोस्ट सेल में बोलूं या फिर क्या बोलूं वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, ये फुलफिल कैसा करना चाहेगा? 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 7 डोनेट कर दे, आउटर मोस्ट सेल जो क्या होगा एक फुलफिल्ड सेल होगा, एक्सपोज होगा, स्टेबल होगा, या फिर दूसरा तरीका है ये अपने सेल को फुल कर ले। थर्ड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, या फिर 8 कर ले। 8 कैसे करेगा? ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो Cl की हमेशा टेंडेंसी होगी कि अगल बगल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो Cl की बेसिक क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी या टेंडेंसी होगी, Cl जो भाई साहब है ना वो क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया, ध्यान देना, अब कायदे से Cl जो हो चुका है वो क्या हो चुका है? Cl निगेटिव। क्या हो चुका है यहां पर? Cl निगेटिव। Cl निगेटिव। तो यहां से एक चीज समझ में आया कि कायदे से Na की बिहेवियर या प्रॉपर्टी जो है वो पॉजिटिव आयनाइज होने की है या फिर डोनेट करने की है, और कायदे से क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्ट करने की है। और एक चीज ध्यान दिया, ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो है वो गवर्न कौन कर रहा है? ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी गवर्न कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट आउटर मोस्ट सेल। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट नहीं था कि कितने इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बड़ा एटम भी रहा है जिसके आउटर मोस्ट सेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका बिहेवियर भी लगभग क्या होगा? डोनेट करने का होगा। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे। और वो बेसिकली क्या करने जा रहा है? आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने जा रहा है। तो नोट करके जरूर लिख सकते हैं। नोट, number of electron in valence cell, number of electron in valence cell, number of electron in valence cell, or valence number of electron, a valence number of electron decides the property of the material। तो क्या है, मैंने क्या बताया है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स वो डिसाइड करने जा रहे हैं आपकी प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी की? आपकी मटेरियल की प्रॉपर्टी ये क्या करने जा रहे हैं? डिसाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर यहां देखते हैं तो Na जो होगा वो डोनार होगा और Cl जो होगा वो एक्सेप्टर होगा। अब मैं यहां अगर बात करूं बॉन्डिंग की, किसकी? बॉन्डिंग की। ये बॉन्डिंग वर्ड जो है बार बार आपको यूज करने को मिलेगा। कहां? एटलीस्ट इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, बॉन्डिंग। तो यहां एक चीज ध्यान देना, Na और Cl आपस में रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? Na और Cl बिल्कुल आपस में रिएक्ट करेंगे और ये क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड, नमक आपके घर का। क्यों होगा ऐसा? Na की जो टेंडेंसी है वो है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, Cl की टेंडेंसी है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो अगर आप सोडियम और क्लोरीन को अगर कहां लेके आते हैं? विसिनिटीज में लेके आते हैं या पास में लेके आते हैं, तो ये बहुत कुछ पॉसिबल है कि कायदे से सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। और यहां ध्यान देना, ये जो बॉन्डिंग होगी ना ये होगी मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। क्यों मेटालिक बॉन्डिंग? यार यहां ध्यान देना, जहां प्रॉपर गिव एंड टेक का सिचुएशन हो ना, क्या हो? प्रॉपर गिव एंड टेक का सिचुएशन हो, वहां जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? मेटालिक बॉन्डिंग। यहां क्या होगा? मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग, प्रॉपर गिव एंड टेक, प्रॉपर गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। इज दैट पार्ट क्लियर? लेकिन अगर वही बात आती है सिलिकॉन की या सिलिका की, तो अगर आपने केवल क्या किया है? एक बार ले आया है। बाय द वे ये जो बार है वो किसका बना हुआ है? सिलिका का बना हुआ है। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि सिलिका में बेसिकली जो बॉन्डिंग होगी वो किस टाइप की बॉन्डिंग होगी। तो सिलिका की बॉन्डिंग अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले सिलिका के आप देखेंगे आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 हैं तो मैं ये देखना चाहूंगा कि कायदे से इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसा होगा। ठीक है, तो सिलिका अगर आप देखते हैं तो एक सिलिका अगर आप लेते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो यार अब इसके साथ बेसिक प्रॉब्लम ये है भाई, अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होते डोनेट करता, 7 होते एक्सेप्ट करता, 2 होता तो शायद डोनेट करता, 6 होते तो शायद 2 एक्सेप्ट करता, 3 होता शायद डोनेट करता, अगर बाय द वे 5 होता तो शायद एक्सेप्ट करता। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 4 है, या इसका मतलब देना भी दूर है और लेना भी दूर है। तो ये एक दूसरे टाइप की बॉन्डिंग करता है। वो क्या करेगा? एक चीज ध्यान देना,
बाय द वे अगर आपने सिलिकॉन लेके आया है तो यार एक एटम ऑफ सिलिकॉन तो नहीं लेके आओगे। बाय द वे अगर सिलिका का अगर क्या है, ये पेन है या फिर पूरा का पूरा जो बार है वो सिलिका का बार है, तो इसमें क्या होंगे, बिलियंस और ट्रिलियंस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो वो जो एटम्स होंगे आपस में कैसे बंधे हुए होंगे, कुछ ना कुछ तो एक फोर्स होगा ना, तो वो कैसे बंधे हुए होंगे वो मैंने क्या बताया, बताने की कोशिश की, बॉन्डिंग। तो अब ध्यान देना, सिलिका जो है ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बेसिकली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की कोशिश करेंगे। कैसे शेयर करने की कोशिश करेंगे, हर एक जो सिलिका है वो बगल के सिलिका से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ना तो लेगा ना देगा, वो केवल क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे। और हैंडशेक करने से बेसिक बेनिफिट ये हुआ, ध्यान देना, हैंडशेक करने से बेसिक बेनिफिट ये हुआ, ध्यान देना, हैंडशेक करने से बेसिक बेनिफिट ये हुआ, अगर आप इस सिलिका के पास देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट आउटर मोस्ट शेल या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर देखते हैं आफ्टर बॉन्डिंग कितने हैं, 8, 2, 4, 6 और 8। इस सिलिका के पास भी यार 2-4 एटम तो होंगे नहीं सिलिका की, बोलोगे सर इस सिलिका के पास एटम क्या नहीं है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही, ऐसे ऐसे ट्रिलियंस नंबर ऑफ क्या होंगे आपके पास, एटम्स होंगे एक छोटे से स्पेसिमेन में। इसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हुए, लेकिन ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये बॉन्ड मेटालिक नहीं है, यहां प्रॉपर गिव एंड टेक का सिचुएशन नहीं है, ये किसका केस है, शेयरिंग का केस है। तो आज के बाद से ध्यान दे देना भाई मेरे, सिलिका हो या जर्मेनियम हो, वो किस टाइप के बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, वो बनाने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाने जा रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आप आज के बाद से बिल्कुल ध्यान रखना, पूरे के पूरे सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो बॉन्डिंग आप एक्चुअली में यूज करोगे वो होने जा रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस। एक चीज और ध्यान देना, अगर सिलिकॉन की जगह में आपने एक ऐसा मटेरियल मिला दिया जो पेंटावैलेंट है या फिर उसके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, तो वो अभी भी 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। इसका मतलब इवन अगर आप पेंटावैलेंट मिला दो या फिर ट्राइवैलेंट मिलाओगे तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3 और एक क्या होगा, होल होगा। उस केस में भी आपका जो बॉन्डिंग होगा ना वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग होगा। इसका मतलब आप प्रॉपर सिलिकॉन का ले लो, प्रॉपर जर्मेनियम का ले लो, सिलिकॉन के साथ ट्राइवैलेंट मिला लो या सिलिकॉन के साथ पेंटावैलेंट मिला लो। एनीवेज आगे जाके देखोगे, चाहे वो ट्राइवैलेंट मिलाओगे तो वो पी टाइप ऑफ क्या बनेगा, सेमीकंडक्टर, और पेंटावैलेंट मिलाओगे तो बनेगा एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देख के समझ में आता है, अगर आपका सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, वो चाहे वो क्या हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जहां केवल सिलिका है, जर्मेनियम है, या तो एन टाइप ऑफ क्या हो सेमीकंडक्टर हो, और या फिर क्या हो पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो, सब के पास जो क्या होगा, बॉन्डिंग का मतलब यार वो टूट क्यों नहीं रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन छिटक के भाग क्यों नहीं रहे हैं, तो उनके पास कोई ना कोई तो एक बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग कुछ नहीं है, आपके पास क्या है, कोवैलेंट बॉन्डिंग। गेट में आया हुआ है, आगे जब मैं प्रॉब्लम लूंगा तो थिंग्स विल बी इवन क्लियर। तो जो बॉन्डिंग होगा वो केवल क्या होने जा रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होने जा रहा है। नेक्स्ट चीज यार, एक चीज ध्यान देना यार, बीइंग ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुझे एक चीज तो समझ में आ गया कि कायदे से कि आउटर मोस्ट सेल या फिर कोवैलेंट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपकी प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहे हैं, आपके मटेरियल को। लेकिन आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपके लिए प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं होगा कि वो काला दिख रहा है, गोरा दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, नीला दिख रहा है। भाई मैकेनिकल को उससे मतलब होगा कि वो साइनी साइड बना रहा है तो कल के दिन मैं यूज करूंगा एक साइनी मेटल के लिए, मे भी गाड़ियों के लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट केवल एक मटेरियल के लिए ये है भाई, तो कंडक्टर है या नहीं है। तो यार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एक अलग व्यू होगा किसी एक मटेरियल को लेके, केमिकल इंजीनियर का एक अलग व्यू होगा उस मटेरियल को लेके, मैकेनिकल इंजीनियर शायद उस मटेरियल का स्ट्रेंथ चेक करें कि मैं अगर बाय द वे इसको क्या करता हूं, फ्लैप करता हूं तो टूटता है या नहीं टूटता है। लेकिन मेरे लिए मेरी जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी वो केवल के लिए बोलेगी भाई तेरा मटेरियल कंडक्टर है या नहीं है, वो चाहे वो सोडियम हो, चाहे बेरियम हो, काला दिखता हो, लाल दिखता हो, नीला दिखता हो। तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं तो किसी भी एक एटम का या किसी भी एक मटेरियल की एक प्रॉपर्टी के पीछे हमेशा पड़ा हुआ रहूंगा, और वो है क्या, मैं ये क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा भाई जो मैंने मटेरियल पिक किया है वो कंडक्टर है या नहीं, या फिर अच्छे से किसका कंडक्टर बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के काबिल है या नहीं। यार एक चीज ध्यान देना, कंडक्टर भी एक कहानी है। मैं जब बीआरसी में था, मैं एक दोस्त से भिड़ गया, वो मैकेनिकल का था, वो बोल रहा था कि एक सर्टेन एलिमेंट को लेके उसने ये बोला कि भाई ये एक गुड कंडक्टर है, और मुझे पता था वो इलेक्ट्रिकली बैड कंडक्टर है। दोनों लड़ गए, आपस में लड़ गए, दोनों लड़ गए, और ऐसा तैयार कोई था ही नहीं कि कोई ये मान ले कि भाई तू सही बोल रहा है मैं सही बोल रहा हूं। बाद में पता चला दोनों सही बोल रहे हैं।
वो मैकेनिकल का था तो वो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब आप एक तरफ से गर्म करते हैं तो दूसरी तरफ गर्मी पहुंचती है या नहीं। और मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा था कि कायदे से अगर आपने क्या किया है, यहां पर वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किया है तो हाउ इफेक्टिवली द करंट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। थे तो दोनों सही, उसके लिए कंडक्टिविटी का मतलब थर्मल कंडक्टिविटी था और मेरे लिए कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। तो भाई जो ध्यान देना, तो कौन अच्छे कंडक्टर होंगे? वही अच्छे कंडक्टर होंगे। बाय द वे अगर ये किसका होता, सोडियम का होता, सोडियम, इसका आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। उसको डोनेट करने की कोशिश करेगा। अगर ये डोनेट किया तो वो सब के सब जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ध्यान देना, जिस भी मटेरियल के पास ज्यादा फ्री ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो ज्यादा अच्छे से क्या करेगा? करंट को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास ज्यादा होंगे? जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैंने उसको मार्क किया किससे? x से, किसके बीच में हो? 1 से 3 के बीच में हो, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। क्योंकि नंबर है तो डेफिनेटली क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होगा। और कायदे से x अगर क्या हो? 3 से ज्यादा हो, x अगर क्या हो? 4 से ज्यादा हो टिल 8, तो ये फिर से एक नेचुरल नंबर होगा और ये लेने की कोशिश करेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्रिएट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इसके पास ये जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है। तो ये कहीं ना कहीं किसकी तरह काम करने की कोशिश कर रहा है? कंडक्टर की तरफ। और ये जो है बेसिकली किसकी तरफ काम करने की कोशिश कर रहा है? इंसुलेटर की तरह। और मजेदार चीज ये है x = 4 जो तबाही मचाएगा एक सब्जेक्ट पे, और वो होगा सेमीकंडक्टर। ना तो दे रहा है ना ले रहा है, बट इसकी स्टडी मैं आगे जाके करूंगा कि बेसिकली मैं यहाँ क्या पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। सो दैट विल बी सेमीकंडक्टर। ये कंडक्टर की तरह एक प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करेगा, ये इंसुलेटर की तरह एक प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करेगा। और ये जो भाई है ना अपने x = 4, ये तबाही है। एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या है? एक पूरा का पूरा ब्रांच बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहां ये बिहेव करेगा सेमीकंडक्टर की तरह। किसकी तरह? सेमीकंडक्टर की तरह। तो यार ध्यान देना, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। भाई इलेक्ट्रॉन जो फंसे हुए हैं कल के दिन वो दौड़ेंगे नहीं, और दौड़ेंगे नहीं तो करंट में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो उनकी कंडक्टिविटी वैसे ही वीक होगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास, या फिर वो मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या फ्री इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन ज्यादा है, वो एक अच्छा कंडक्टर होगा। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन फ्री तो करे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से। फ्री करने के चांसेस हैं अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से 3 के बीच में हो। नहीं फ्री करने के चांसेस हैं अगर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो 4 और 8 के बीच में हो, एक्सक्लूडिंग 4 and 8 ना, और यहां एक्सक्लूडिंग 1 and 3। इसको एक कम करो, 0 1 से 3 कर लो, ये 1 से 3, और इसको एक्सक्लूड कर लो। और एक्सक्लूड नहीं करना है तो इसको एक कम कर लो, 5 से 8 कर लो, 5 से 8 कर लो, ये ठीक। चलो, तो आई थिंक एक फेयर आइडिया हुआ होगा कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन मेटालिक बिहेवियर शो करने की कोशिश करेगा, कौन इंसुलेटिंग बिहेवियर शो करने की कोशिश करेगा। कोवेलेंट क्या है, सेल क्या है, आउटर मोस्ट सेल, कोवेलेंट सेल की अहमियत क्या है, और साथ में आप कायदे से x = 4 पे एक क्वेश्चन मार्क लगा के क्यों छोड़ दिया। तो चलिए इसके बाद जो वीडियो आएगा वहां भी मैं बेसिक्स के बारे में बात करता हूं। तो मिलते हैं चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।